और अब ये सारा एक शिफ्ट आया हुआ है। आप देख रहे हैं कि सारा जो एक पीपल्स पार्टी का वो लोग जो बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ थे, वो अब सारे पीपल्स पार्टी को छोड़ करके वो तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं, क्योंकि ये वो अल्टरनेटिव है जो तहरीक इंसाफ फ्राहम करती है एक वफाकी पार्टी की हैसियत से। इस वक्त पाकिस्तान में अगर आप गौर करें तो सवाए तहरीक इंसाफ के कोई वफाकी जमात ही नहीं है, और इमरान खान के अलावा कोई वफाक का लीडर ही नहीं है। ये PMLN हो गई या पीपल्स पार्टी हो गई, ये अपनी नाबालिग सियासी क़यादत की वजह से सुकड़ गए। और मुझे तो समझ नहीं आती कि जरदारी साहब को जो लोग पॉलिटिशियन कहते हैं, बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, कि उन्होंने इतनी मेहनत से जो काम जनरल ज़िया-उल-हक नहीं कर सका कि पीपल्स पार्टी को एक अंदरूनी सिंध की पार्टी बना दें, उन्होंने कर दिया। और अब कोई नाम लेवा नहीं है पीपल्स पार्टी का पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, जो एक पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। इसी तरीके से नवाज़ शरीफ साहब बहुत बड़े सियासतदान हैं, उनकी जो बेटी हैं मरीम नवाज़, वो बहुत बड़ी सियासतदान हैं, जिन्होंने एक बड़ी पार्टी को सुकड़ के सिर्फ सेंट्रल पंजाब के 8 डिस्ट्रिक्ट्स में कर दिया। ये इन लोगों की नाबालिग सियासी क़यादत का नतीजा है कि आज पाकिस्तान में एक ही वफाकी जमात बची है, और ये ज़ाहिर है कि कोई जो पाकिस्तान के लोग हैं उनके लिए वो खुशकुन ख़बर नहीं है। और हम तो चाहते हैं कि पार्टीज़ मजबूत हों, हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान में वफाकी जमातें मजबूत हों, लेकिन आप देख रहे हैं कि इनकी जो बचगाना सियासत है, ये पहले सारे मिलकर इमरान खान के ख़िलाफ़ जद्दोजहद में मसरूफ़ थे, अब सारे मिल के एक दूसरे के ख़िलाफ़ जद्दोजहद में मसरूफ़ हैं। आधी पार्टियां जो हैं वो PDM की, वो पीपल्स पार्टी के साथ मिली हुई हैं, आधी पार्टियां जो हैं वो नून लीग के साथ मिली हुई हैं, और दोनों को पता नहीं कि वो चाहते क्या हैं। आखिर आप अपनी जब पॉलिटिक्स करते हैं तो कोई बुनियाद होती है, कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क होता है। मिसाल के तौर के ऊपर आपने शुरू किया, आपने कहा इलेक्शनों में बड़ी धांधली हो रही है, और हमारा जो इंतखाबी निज़ाम है, ख़ुद का निज़ाम है, वो दुरुस्त नहीं है। सो पहले दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने तकरीर की और उन्होंने असम्बली के अंदर एक कमेटी बना दी, जिसको कहा गया कि वो आखिरी इलेक्शंस के अंदर अगर धांधली हुई है तो उसकी तहकीकात करे। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा RTS सिस्टम फेल हुआ। वहाँ पे कमेटी में हमने इनसे पूछा कि कौन से हलके हैं जहाँ पे RTS सिस्टम नाकाम हुआ, एक भी हलका पेश नहीं किया। फिर इन्होंने कहा कि हमारे जो पोलिंग एजेंट हैं उनके पास इंतखाबी नतीजा मुख्तलिफ था और इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी नतीजा मुख्तलिफ था। हमने कहा अपने पोलिंग एजेंट्स के जो फॉर्म 29 है वो आप दे दें, एक भी हलके का फॉर्म 29 नहीं आ सका। फिर जब इलेक्शन पटिशन्स की बारी आई तो हमने देखा कि जो 25 इलेक्शन पटिशन्स टोटल फ़ाइल हुई पंजाब से, उनमें से 13 PTI ने की थी और 11 जो थी वो PMLN ने की थी। तो धांधली का सारा नैरेटिव जो है वो बाहर हो गया। अब हमने आके इनको कहा कि आइए बैठते हैं, आप भी कहते हैं इलेक्शन शफाफ नहीं हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल डस्का का अगर इलेक्शन आप देखें तो उसमें हुकूमत भी कहती है कि इलेक्शन का तरीका सही नहीं है, अपोजिशन भी कहती है इलेक्शन का तरीका सही नहीं है। सेनेट के इलेक्शंस देखें, हुकूमत भी कह रही है इलेक्शन सही नहीं है और अपोजिशन भी कह रही है इलेक्शन सही नहीं है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का इलेक्शन हो, दोनों कह रहे हैं सही नहीं है। तो आखिर जब आप दोनों, हमारा अपोजिशन का और गवर्नमेंट का ये कंसेंसस है कि मौजूदा निज़ाम में तब्दीली आनी चाहिए, तो जब हम ऑफ़र कर रहे हैं तो आप फिर रूठे हुए बच्चों की तरह बैठे हुए हैं। अभी जो इनिशिएटिव लिया है स्पीकर साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब के कहने के ऊपर लिया है, उसमें अगर आप एक दफ़ा फिर शामिल नहीं होते तो आप असल में पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं। और ज़रूरी है कि पाकिस्तान के लोग और इन पार्टियों की जो पार्लिमानी लीडरशिप है वो इसका नोटिस ले। हम सिर्फ 24/7 नवाज़ शरीफ या मरीम नवाज़ के या जरदारी साहब के मुकदमात के ऊपर तो मुज़ाकरात नहीं कर सकते। हमने बड़ी वाज़े एक हमने पॉलिसी दी है। आप बड़े जुडिशल रिफॉर्म्स के ऊपर बैठना चाहते हैं, अदालतों में इस्लाहात की शदीद ज़रूरत है। हमारे यहाँ जिस तरीके से इस वक्त हमारा जो अदालती निज़ाम है, जो आखिरी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट भी आई,
उसमें अवाम ने सबसे ज़्यादा गैर इत्मीनान बख्श जो है वो हमारे अदालती निज़ाम को करार दिया है। लिहाजा ज़रूरी है कि अदालती निज़ाम में इस्लाहात आएँ, और अदालती निज़ाम में इस्लाहात तब आएंगी जब हुकूमत, अपोजिशन और अदलिया मिलकर इस्लाहात करेंगी। अगर हम तीनों जो इसके जुज़्व हैं वो आपस में मिलेंगे नहीं तो ये इस्लाहात नहीं आ सकती। लिहाजा इनको इस्लाहात में ज़रूरत है। इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन में इस्लाहात की ज़रूरत है, और उसके लिए हमारा इलेक्शन कमीशन का और जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनका एक इत्तफाक़ राय ज़रूरी है। अगले इलेक्शन हम चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर जाएं। वो हम क्यों कह रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर ना सिर्फ ये कि नतीजा चंद सेकंड्स में आपको मिल जाएगा, जो ही पोलिंग ख़त्म होगी उसके 1 मिनट के अंदर आपके पास सारे नताइज होंगे, उसमें धांधली की गुंजाइश कम हो जाएगी, उसमें जो सिस्टम्स हैं वो बड़े एडवांस सिस्टम्स हैं। सो एक तो मैं ये समझता हूँ कि इन इस्लाहात की तरफ हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। दूसरा, जो ओवरऑल एक इस वक्त सिचुएशन है, आप इमरान खान फोबिया से अब निकल आए। आपने 2.5 साल 3 साल कोशिश कर ली, आप हुकूमत को रुखसत नहीं कर पाए। आप अगले साल पूरी कोशिश दोबारा करना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप नहीं कर पाएंगे और आप अपना वक्त ज़ाया करेंगे। लिहाजा बेहतर ये है कि हम और आप मिल के अगले इलेक्शन के ऊपर काम कर लें, और इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए। उसमें जो जीतेगा वो अगली हुकूमत बना लेगा। और इस वक्त जो सिचुएशन है, इमरान खान के अलावा तो किसी के पास इतने कैंडिडेट ही नहीं। 1150 सीटों के ऊपर इलेक्शन होना है। पीटीआई वो वाहिद पार्टी है जो 1100 1150 में से 1000 से ऊपर लोग कैंडिडेट खड़े कर सकती है। पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, जेयूआई, इनके पास तो हलकों में लोग नहीं हैं। लिहाजा जब ऐसी सूरत हाल होती है तो आप पहले अपने गिरबान में झांकते हैं, अपनी सियासत की इस्लाह की कोशिश करते हैं। सो मेरा अपोजिशन पार्टीज़ को मशवरा ये है कि आपने 30 मार खान बन के देख लिया, आपसे तो एक मक्खी भी नहीं मारी गई। सो आप अब अपनी पॉलिसी को रिव्यू करें, अपनी सियासत को रिव्यू करें और एक नेशनल पॉलिटिक्स जो है उसकी तरफ आएँ। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया कि जो रमज़ान है वो इंशाल्लाह 14 अप्रैल को होगा। 13 तारीख की रात को जो है वो चाँद नज़र आएगा। मुझे नूरुल हक कादरी साहब ने ये कहा था कि रोयत हलाल कमेटी जो है उसको ऐलान करना चाहिए। सो जब तक ये कानून है पाकिस्तान में कि रोयत हलाल कमेटी ऐलान करेगी तो रोयत हलाल कमेटी ऐलान करेगी, ज़ाहिर है कानून जो है वो ये है। लेकिन मसला ये है कि हम अपनी जो बुनियाद है मुस्तकबिल की, वो हम साइंस, टेक्नोलॉजी और इल्म के ऊपर रख सकते हैं। हम मुस्तकबिल में पीछे मुड़ के नहीं देख सकते, आगे मुड़ के देख सकते हैं, और आगे जा कर के हम अपने फ़ैसले जो हैं वो हम कर सकते हैं। हमें अगर अपने मुस्तकबिल की बुनियाद रखनी है, पाकिस्तान ने 1970 की दहाई में हमने अपना बहुत नुकसान किया है। 70, 80 और 90 की दहाई में जब हमने अपना जो नाता है वो साइंस और टेक्नोलॉजी से तोड़ लिया। अब आप मुझे बताइए कि अगर जिन स्कूलों में डार्विन की थ्योरी नहीं पढ़ाई जा रही, वहाँ पे क्या लोग आगे जो है वो बायोलॉजी के लोग पैदा होंगे। अगर हमारे स्कूलों में मैथ्स नहीं पढ़ाया जा रहा तो आगे हम अपने बच्चों को क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो साइंस में क्या कारनामे अंजाम देंगे। सो इसलिए मैं सूबाई हुकूमतों से भी कहना चाहता हूँ, तालीम के ऊपर उनका जो फोकस है, उसकी जो क्वालिटी है उसके ऊपर बढ़ना चाहिए, और साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है वो उनका फोकस जो है वो बढ़ना चाहिए। पहली ऑब्जर्वेटरी इंशाल्लाह इस्लामाबाद में हम मून ऑब्जर्वेटरी जो है वो बना रहे हैं, और हम दावत दे रहे हैं तमाम लोगों को कि वहाँ पे इंशाल्लाह अगले जो 4-5 महीने हैं उसके बाद वहाँ पर आप कोई भी आम आदमी जा कर के, वैसे ही बच्चे जो हैं वो जा सकेंगे, बड़े जा सकेंगे, और चाँद जो है वो ख़ुद उसको जो है वो देख लिया करेंगे। सो हमारी जो नुक्ता नज़र है वो ये है कि हम मुस्तकबिल को सामने रखें। अभी लाहौर में, कराची में वेस्ट का मसला है, कचरे के कह रहे हैं ढेर लगे हुए हैं। तो ये तो सूबाई हुकूमतों को का काम है कि वो वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स लेके आएँ। मुझे तो समझ नहीं आती कि लाहौर की हुकूमत है या कराची की हुकूमत है, वो क्यों वेस्ट टू एनर्जी सॉल्यूशंस के ऊपर काम नहीं कर रही। और हर काम जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं कर सकते,
ये मुकामी जो हुकूमतें हैं, जो मुकामी अफसरान हैं, उनका काम है कि वो लेके आगे बढ़े। और अगर लाहौर के अंदर कचरे के ढेर हैं तो चीफ़ सेक्रेटरी साहब हैं या कमिश्नर साहब हैं, वो तनख्वाहें ले रहे हैं, उनका काम है कि वो यहाँ पे आएँ और अपना एक काम करें। और अगर वो काम नहीं कर पा रहे तो उनको घर भेजना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पे ये बात कही है कि जो अफसरान काम नहीं कर रहे उनको आप घर भेज दें। और अगर चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब इज़ फेलिंग, इसमें डील नहीं कर पा रहे, तो ही शुड बी सेंट होम। उनको कोई काम और नहीं है। अगर कमिश्नर लाहौर काम नहीं कर पा रहे तो उनको घर भेजना चाहिए। तो इसलिए मेरे ख्याल में हर काम के ऊपर हम ये नहीं कर सकते कि हर काम जो है उसका जो हल है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस देगा। वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो बड़ी पॉलिसीज़ तय करते हैं, बड़े काम करते हैं। और ये नहीं हो सकता कि हर काम हम सोचें कि वज़ीर-ए-आज़म ही आके जो है वो लाहौर के जो है वो कचरे के मसाइल और सीवरेज के मसाइल भी वही हल करेंगे। और कराची के मसाइल जो हैं, जो कचरे के मसाइल हैं, वो भी हमने वज़ीर-ए-आज़म से ही हल करवाने हैं। तो फिर इतना इन लोगों को जो सूबाई हुकूमतों के अंदर बैठे हुए हैं उनको तनख्वाहें देने का क्या फ़ायदा है, अगर हर काम जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर ही जो है वो हमारा रिलायंस है। सो मेरे ख़्याल में हमारे पास जो आखिरी ये अगस्त के बाद अबाउट 2.5 साल हैं, इनमें ब्यूरोक्रेसी के लिए बड़ा वाज़ेह पैगाम वज़ीर-ए-आज़म ने दिया है। और ब्यूरोक्रेसी के लिए पैगाम बड़ा वाज़ेह है कि आपको काम करना होगा। हमारे जो इलेक्टेड लोग हैं उनको मुतमईन करना भी ज़रूरी है। और इलेक्टेड लोग जो हैं विजन उन्होंने देना है, उनका काम है वो आगे बढ़ें और अपना विजन जो है अपने इलाकों में दें। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि आपके जो ब्यूरोक्रेसी है वही विजन देगी, वही इम्प्लीमेंट करेगी। इलेक्टेड लोगों को आगे बढ़ना होगा और उनकी जो इज़्ज़त और तकरीम है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। और यही जो मैसेज है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़े वाज़ेह तौर के ऊपर अभी दिया है। और इंशाल्लाह ये जो 2.5 साल हैं, मुझे उम्मीद है कि इसमें जो हमारा डिलीवरी का मैकेनिज़्म है वो बेहतर होगा और हमारी डिलीवरीज जो हैं वो इससे बहुत बेहतर जाएंगी। शुक्रिया। एक मिनट निशान से कैसे देखते हैं वो अपनी साइंस के जरिए नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स कम करके किसी न किसी तरह पंजाब हुकूमत और पंजाब की सेहत की टीम थी उनको मामू बनाकर नवाज शरीफ को ले जाने में कामयाब हो गए, वहाँ तो इलाज हुआ कोई। अब वो मरियम के बतौर फिजिशियन के यहाँ इस वक्त काम कर रहे हैं और क्या हुकूमत की इन चीज़ों पर नजर है कि मुस्तकबिल में कोई ऐसी बीमारी डायग्नोज करके अगर वो मरियम बीबी को यहाँ से ले जाना चाहें तो क्या इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर हुकूमत इजाज़त देगी? देखिए, हमने तो पिछली दफ़ा भी कहा था कि आप इमरान खान साहब के पास जब ये सारे नवाज़ शरीफ साहब और उनके हवारी एक पूरा ड्रामा बना के ले जा रहे थे कि वो बड़े बीमार हैं। और हमने यही कहा था कि मसला बीमारी का नहीं है, उनका इलाज ज़रूर होना चाहिए, लेकिन उनका इलाज वैसे ही होना चाहिए जैसे पाकिस्तान में बाकी मरीज़ जो हैं उनका इलाज होता है। लेकिन बहरहाल उनको बाहर भेजा गया और उस वक़्त एक कमेटी बनाई गई थी जिसने उनके टेस्ट वगैरह किए थे। अब अल्लाह खैर ही करे वही कमेटी मरियम के टेस्ट भी ना ले, तो देखते हैं। सब ये फरमाइएगा कि आज वज़ीर-ए-आज़म ने कौम से खिताब भी किया, आवाम के सवालों के जवाब भी दिए, जिसमें सबसे बड़ा इशू जो नज़र आया वो महंगाई का था। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमें इस चीज़ का इदराक है, इस पर हम काम कर रहे हैं, आप भी बार इस चीज़ को जो है वो हाईलाइट करते रहे हैं। इसमें हर्डल आपको कहाँ पे नज़र आती है? जैसे आपने ब्यूरोक्रेसी का नाम दिया तो ये भी कहा जाता है कि शायद ब्यूरोक्रेसी तावन नहीं कर रही। वज़ीर-ए-आला पंजाब पे भी तनकीद की जाती है कि उनकी ग्रिप नहीं है ब्यूरोक्रेसी पे, तो हर्डल कहाँ पे है? इशू का इदराक है, हल नहीं हो रहा। देखिए, महंगाई में कुछ तो मसले जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव होंगे यकीनन, लेकिन बड़े जो मसले हैं उनमें आप देखिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर चीनी जो है, अगर आप अभी आप गन्ने का रेट देखें तो वो 235-40 रुपये पे चला गया, 240 रुपये पे इस वक्त चल रहा था, बल्कि अब इससे भी ज़्यादा चला गया 240 से। तो गन्ने की कीमत जब इतनी बढ़ेगी तो फार्मर को उसका फ़ायदा है, लेकिन जो अर्बन हमारा कंज्यूमर है उसको नुकसान है। इसी तरीके से अगर आप देखें इस वक्त अगर आप जाके किसानों के ठेके देखें, सारे लोग आप में से दोस्त जो हमारे साहिवाल, व्याड़ी, फैसलाबाद, ये जो हमारी एक पूरी एग्रीकल्चर बेल्ट है, मुल्तान, इनमें आप जाके सिर्फ चेक करें कि इस वक्त ठेके जो हैं ज़मीनों के वो किधर गए हैं, तो आपको ख़ुद ही एहसास होगा कि हमारी जो रूरल इकॉनमी है उसमें एक बहुत बड़ा वेव है खुशहाली का। तो ये भी आप इग्नोर ना करें कि ठीक है, एक अर्बन मिडिल क्लास को तो थोड़ी तकलीफ़ हुई है कि महंगाई से कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन एक रूरल इकॉनमी जो है, जो हमारी मेजर इकॉनमी है, वो बड़ी फ्लोरिश भी कर रही है। अच्छा, आपने चांद के ऊपर बड़ी मेहनत की,
हर मरतबा आप बड़ी मेहनत से बताते हैं, आज भी आपने ऐलान तो कर दिया, फॉर्मली अब वो कर देंगे जी जी। जो कमेटी है। क्या आप समझते हैं कि बिल्कुल ही कमेटी को ख़त्म कर देना चाहिए ताकि इतने जो पैसे हैं वो भी बचे, इतने जो मौलवी का टाइम है वो भी बच जाए और कहीं पे दर्द दे दे किसी को हदायत आ जाए? तो क्या आप समझते हैं कि ये ख़त्म कर देनी चाहिए? देखिए अभी तो उन्होंने तब्दीली की है। मैं नूरुल्लाह कादरी साहब का मुझे जो कि बड़ा एहतराम है और मैं समझता हूँ वो बड़े एक ना सिर्फ ये एक जयद आलम हैं बल्कि वो बड़े बैलेंस्ड आदमी हैं और बड़े बैलेंस्ड आलम हैं। हमेशा उन्होंने अक़ल को, इल्म को बड़ा उन्होंने मुक़द्दम जाना है। तो ये फ़ैसले जो है मैं नूरुल्लाह कादरी साहब जो हैं वो बेहतर पोजीशन में होंगे उस पर और वही बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं। क़यामत की निशानी नहीं होगी कि हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग की एग्जिस्टेंस के बारे में परेशान है, जो उनकी सीटें जो है वो कम हो गई हैं, सुकड़ गई हैं, एक सिर तक महसूस होगी, एक सेंटर पर जा सकते हैं। देखिए एग्जिस्टेंस की नून लीग और पीपल्स पार्टी की एग्जिस्टेंस की बात नहीं है, वफाकियत की एग्जिस्टेंस की बात है। अगर आप पाकिस्तान में चाहते हैं कि एक जमहूरियत रहे और एक वफाकी रियासत के तौर के ऊपर हम तरक्की करें तो यकीनन हमें ऐसी सियासी जमातें चाहिए जिनका चारों सूबों में एक अमल दखल हो, चारों सूबों में उनका एक असर हो। मैं तो सिर्फ इन जमातों के जो अकाबरीन हैं और ख़ुसूसन वो लोग जो पार्लिमान के अंदर हैं उनकी तवज्जो ये दिला रहा हूँ कि आपकी पार्टीज़ जो हैं वो अपनी क़यादत की वजह से सुकड़ गई है और ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं है। लिहाजा बजाय इसके कि आप 24 घंटे सिर्फ इमरान खान के पीछे लगे रहें, अपनी सियासत पर गौर करें और देखें कि आप अपनी सियासत कितनी आपकी तबाह बर्बाद हो गई है। मैं तो ये बात कर रहा हूँ। साहब ये बताइएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सियासत आजकल कर रही है और पीडीएम में जो दरारें पड़ गई हैं, क्या आपको समझते हैं कि पीटीआई पीपल्स पार्टी की जो सियासत है ये कोई हद खौला गवर्नमेंट की तरफ से कोई एनआरओ इस किस्म का दिया जा रहा है कि जो वो इस तरह की सियासत कर रही है कि इनडायरेक्टली पीटीआई को फ़ायदा हो? लेकिन अब पीपल्स पार्टी, आप सारे दोस्त जो हैं बड़े अरसे से ये सियासत को कवर करते हैं। सियासत में फ़ैसले तो अपने स्टेक्स के ऊपर होते हैं, आपका कितना हिस्सा है उसके ऊपर होते हैं। अब पीपल्स मरियम नवाज़ शरीफ और नवाज़ शरीफ तो चाहते हैं कि ये सिस्टम ख़त्म हो जाए क्योंकि उनका सिस्टम में स्टेक ही नहीं है। फजलुर रहमान भी चाहते हैं कि ये सिस्टम ख़त्म हो जाए, उनका सिस्टम में कोई स्टेक नहीं है। लेकिन पीपल्स पार्टी का अगर पीटीआई के बाद इस सिस्टम में किसी पार्टी का हिस्सा है और स्टेक है तो वो तो पीपल्स पार्टी है। उनकी सूबाई हुकूमत है, उनके लोग हैं, उनके वज़रा हैं, वो सारे ये चाहते हैं कि उनका जो हिस्सा है बकदर जुस्सा वो बरकरार रहे। तो वो क्यों साजिश करेंगे ऐसी किसी सिस्टम में जिसमें सिस्टम ख़त्म हो जाए? तो ये तो अक्ल की बात है जो जरदारी साहब ने या पीपल्स पार्टी ने किया। कोई भी उनकी जगह के ऊपर, आज नवाज़ शरीफ जरदारी साहब की जगह पे होते तो उनका फैसला भी यही होता। लिहाजा ये तो अक्ल की बात है जो उन्होंने की। मुझे बहुत ये बता दीजिएगा, आप जिस तरह कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत के फैसलों के बायस वो पार्टियाँ सिकुड़ती जा रही हैं या आज मुश्किलात का शिकार हैं। पंजाब के अंदर जो गवर्नेंस के मामलात हैं और जो जिस तरह महंगाई की तरफ इंडिकेशन आपने भी किया और ब्यूरोक्रेसी के मामला, आप नहीं समझते कि पंजाब रिलेटेड फैसले या पंजाब गवर्नमेंट के जो मामलात हैं वो आने वाले इलेक्शन में खुद पीटीआई के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं? देखिए बात यह है कि इस वक्त तक तो हुकूमत जो है वो स्टेबल चल रही है, कामयाब चल रही है और पंजाब की हुकूमत जो है वो इसलिए अभी तक कायम है कि इमरान खान का उनको एतमाद हासिल है। अगर इमरान खान बदलना चाहेंगे तो बदल देंगे। ये तो फैसले तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने करने हैं। थैंक यू जी। चीनी पर बात कर लें, अभी जहांगीर तरीन साहब कह रहे हैं कि उनको टारगेट करके ये सारा इंतसाब किया जा रहा है और ये जो कार्रवाइयाँ की जा रही है ये किसी खास साजिश के तहत की जा रही है। तो आप बतौर मुफक्किर क्या समझें? दूसरा, मुर्तज़ी साहब ने ब्रॉडशीट की जो कमीशन की रिपोर्ट के सरबराह पर इल्ज़ामात लगाए हैं उस पर गवर्नमेंट उसको प्रोटेस्ट। देखिए पहली बात तो यह है कावे मूसवी साहब जो हैं अगर उनको समझते हैं कि ये रिपोर्ट जो है जिसमें उनको डिक्लेयर किया गया है कि वो एक्यूज़ है, मुल्ज़म है, तो वो गलत है तो वो नोटिस भेज सकते हैं सरबराह जो हैं ब्रॉडशीट के उनको और वो उसका जवाब दे देंगे। और मैं समझता हूँ बड़ी कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है, बड़े बड़े लोगों को उसमें और स्पेशली जो निज़ाम हम देखिए हम $300 मिलियन वकीलों की फ़ीसें दे चुके हैं अब तक, ये जो हमारे केसेस हैं उनमें इफ्तिखार चौधरी एंड को की वजह से। और इस कमीशन ने बड़ा अच्छी तरह से बताया है कि किस तरह से हमें इन मामलात को आगे लेके चलना चाहिए। जहाँ तक शुगर कमीशन का बात है वो मामला सब जुडिस है और अदालतों में है तो वो इसलिए वही बेहतर फैसला करें।